डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सर से कृपया मंच पर विशेष सचिव सर को हरित पौध भेंट माफ कीजिएगा हरित पौध भेंट के सम्मान। अब हम कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ की ओर बढ़ते हैं। मैं मंचासीन सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मंच पर पधारें। और इस संबोधन की शुरुआत करें। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय, कृषि विभाग बिहार सरकार का स्वागत करना चाहूंगा कि सर ने अपने व्यस्तम समय से इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा और अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमें समय दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे अभिभावक प्रधान सचिव महोदय का और हमारे विशेष सचिव महोदय, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इससे जो अगले 5 साल के लिए हम लोग एक कार्य योजना बनाने के विषय में परिचर्चा करने वाले हैं, उसमें मार्गदर्शन सर का प्राप्त होगा। इसी के साथ हमारे साथ सर यहाँ पे अन्य विभागों से, जैसे सहकारिता विभाग से प्रबंध निदेशक वेजफेड आए हुए हैं सर। अन्य विभागों से, उद्योग विभाग से, ग्रामीण विकास विभाग से भी प्रतिनिधिगण आए हैं। उसके अतिरिक्त सर यहाँ पे किसान बंधु जो सब्जी की खेती से मुख्यतः जुड़े हैं, किसान उत्पादक समूह के लोग हैं सर। कुछ जो हमारी आधारभूत संरचनाएं जो आवश्यक होती हैं सब्जी के संग्रहण में, सब्जी के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में, जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक, सभी लोगों को जो बीज से लेकर बाजार तक जो भी समस्याएं सब्जी के क्षेत्र में है सर, उसमें सब्जी एक मुख्य विषय है जिस पर आज परिचर्चा की जा रही है सर। तो कैसे हम लोग सब्जी में उच्च गुणवत्ता के बीज को किसानों को सुलभ सुनिश्चित कराने हेतु एवं उसके उत्पादन के उपरांत उसके कैसे संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ताकि उपयुक्त समय पर वो पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सके, फसल की क्षति कम हो सके, और कैसे बाजार तंत्र से उन्हें संबद्ध किया जाए ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो और किसानों के आय को जो दुगना तिगुना करने का सरकार का लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सके। तो उसके लिए सर हम लोग सभी हितधारकों के साथ बैठक करके उनके विमर्श सुझाव सभी को लेकर 5 साल की एक कार्य योजना बनाने के विषय में सर आगे बढ़ेंगे। और अभी इनिशियल स्टेज में सर हम लोगों की 2 घंटे इससे पूर्व बात हुई थी सर, तो कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ बातें निकल कर भी आई हैं। तो उसमें हम लोग शुरू में सर कुछ क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, कुछ चयनित जिलों में चयनित प्रखंडों को आइडेंटिफाई करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे आगे की दिशा जो है हम लोग कैसे पूरे बिहार को आच्छादित करना है इस आधुनिक खेती से, उसके विषय में एक पूरा प्लान खाका तैयार कर सर के समक्ष हम लोग रखेंगे भी सर। तो बिहार के जो सब्जी के किसान हैं उनको उनकी आय में वृद्धि और उनको आगे ले जाने के लिए जो भी तत्पर और सहयोग सरकार से हो सके। धन्यवाद सर। इसके पश्चात में सादर निवेदन के प्रधान सचिव महोदय से कि वे मंच पर पधारें और अपने मार्गदर्शन एवं विचारों से इस कार्यक्रम को और समृद्ध करें। जोरदार तालियों के साथ। हम लोगों ने 4 एरिया हम लोगों ने चुना था, जिसमें आज एक सब्जी एक ऐसा प्रक्षेत्र है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही प्रॉमिसिंग है, जिसको हम यदि चाहें तो छोटे किसान के साथ साथ बड़े किसान दोनों अपने कृषि को लाभकारी बना सकते हैं। क्यों सब्जी उत्पादन बढ़े बिहार में? तो उसके जो सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो तो लिमिटेड है। जितना उसका एक्सपेंशन होना था, जो जंगल था, जो लो लैंड एरिया था, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया था, बाय एंड लार्ज वहां पर किसी न किसी रूप में कृषि के कार्य 1 फसली, 2 फसली, 3 फसली हर रूप में होता है। वहां पर अब बहुत अधिक एक्सपेंशन कृषि जो खेती योग्य क्षेत्र बढ़ाने का जो गुंजाइश है वो अब सीमित है। तो कहां हम काम करें, क्या काम करें? तो सब्जी ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि हम और अधिक एरिया को विस्तार कर, प्रोडक्टिविटी को विस्तार कर, हम न केवल बिहार में सब्जी की उपलब्धता जो पौष्टिक आहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वह देने में सफल हो पाएंगे, बल्कि एक जो कृषि में धीरे धीरे जो
क्या कर सकते हैं, जो इम्बैलेंस शुरू होता है, विषमताएं आती हैं। क्या होती है, कोई चीज जब बहुत प्रोड्यूस होता है तो उसका मार्केट प्राइस धीरे धीरे कम हो जाता है। अब धान की फसलें हमारी जो जरूरत है उससे यदि बहुत अधिक पैदा करेंगे तो उसकी प्राइस जो है क्या होगी, इजाफा भी हो रहा है। हम लोग आज भी 2-3 शिकायतें आई कि हमारा धान परचेज नहीं हो रहा है, पैक्स के माध्यम से पैक्स वाले घुमा रहे हैं। तो इसलिए हो गया कि हमने धान में अच्छी प्रगति कर ली। आप लोगों को याद होगा कि बिहार में पहले धान की जो प्रोक्योरमेंट होती है, अधिप्राप्ति होती थी, मात्र 5 लाख क्विंटल में हम लोगों का पसीना छूट जाता था। उतना भी नहीं करा पाते थे हम लोग, दुनिया वगैरह में कलेक्टर हुआ करते थे। और आज हम लोग 45 लाख मीट्रिक टन करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, हम यदि उसी ओर बढ़ते रहेंगे तो एक जो कृषि में विषमताएं होंगी, कि हमारा एक फसल बहुत अधिक होगा जिसका बाजार में मूल्य नहीं होगा, क्योंकि जब अब सप्लाई जब आधे होंगे, प्रोडक्शन अधिक होगा तो डिमांड तो फिक्स्ड है। तो हमको वहां से हटना पड़ेगा। हम कैसे हटें, कहां पर हमारे पास स्कोप है? तो कृषि में एक सब्जी ऐसा क्षेत्र है, उसमें 2 कारण हमने चुने। एक तो जो हमारी क्षेत्र है उसमें 3 फसल हम क्यों नहीं ले सकते हैं, और 3 फसल लेने में जो सबसे उपयुक्त फसल है वो सब्जी है। ये ऐसा क्षेत्र है कि हम छोटे अवधि में पालक सब्जी, आप सोचिए कुछ नहीं करना, यदि आप पालक लगा दें 20 से 25 दिन में आपकी पालक तोड़ाई शुरू हो जाता है। और जब तक अगला सीजन आप लगाएंगे, खरीफ मौसम आएगा, तब तक आप उसमें प्लग ले सकते हैं। मूंग दलहन की कल बात कर रहा था मैं। तो सब्जी ऐसा क्षेत्र है, और सब्जी में इतने अनुसंधान हुए हैं कि अब तो हर सब्जी हर मौसम में मिलता है। तो हमको सब्जी के खेती में न केवल प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एरिया एक्सपेंशन करना है। एरिया एक्सपेंशन इन टर्म नहीं कि हम खेत का लंबाई चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, हम वह क्षेत्र, वह खेत जहां गेहूं की खेती होती है, गेहूं की लिमिटेड है, प्रोडक्टिविटी लिमिटेड है, यदि आप वहां पर सब्जी की खेती शुरू कर दें, एक अच्छे पोटैटो, बड़े वैरायटी के पोटैटो की खेती शुरू कर दें, और वह पोटैटो आपको इंडस्ट्री का जो एक मूल प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है चिप्स के लिए, उसमें उपयोग होने लगे, तो आपकी उत्पादकता कहां से कहां बढ़ जाएगी। और दूसरा जो हमारा ये जो घट रहा है, जो अर्बन एरिया के आसपास जो भीट भूमि है, गांव में जो भीट भूमि जहां सब्जियां हुआ करती थी, वहां से हमको निकल कर हमको उस क्षेत्रों में जाना पड़ेगा जो वहां पर मिट्टी जो उपजाऊ है, वहां पर हम दूसरे फसल के रूप में या तीसरे फसल के रूप में हम सब्जी का उत्पादन कर सकें। तो सबसे इसमें स्ट्रेटेजी की बात है कि हम कौन सा फसल लगाएं, क्या करें। सब तो होता ही है, लौकी भी होता ही है, पालक भी होता ही है, बैगन भी होता ही है। हमें उन क्षेत्रों पे यदि हम करें, जैसे एक बॉर्डर देखिए सर, गोभी अभी बहुत हो गया है कि 5 रुपया किलो हो गया, हम क्यों नहीं उसमें ब्रोकली लगाते हैं, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जैसे रिलायंस फ्रेश के यहाँ लोग हैं, अभी वे स्वीट कॉर्न की बात कर रहे हैं। डिमांड हमारी जो हायर इनकम ग्रुप अर्बन एरिया में, वहां पर उसकी डिमांड है। आप बहुत अच्छा लोगों ने काम किया, सक्सेसफुल स्टोरी हमारे पास मशरूम की है। आज से 5 साल पहले कहीं मशरूम डब्बा वाला ही मशरूम लोग अधिकांश हम लोगों को खाना पड़ता था, बहुत लिमिटेड होता था, कॉस्ट होता था, ये 2 महीने पहले पैक करके आता था। आज आप चले जाइए किसी भी चौक चौराहे में पटना में, आपको फ्रेश 8 घंटा 10 घंटे का पहले का निकाला हुआ मशरूम मिल जाए। लेकिन इसको हम कैसे ले जाएं उस क्षेत्र में? देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो टेस्ट है, वो जिस हिसाब से वो बढ़ता है, जिस परिवेश में बढ़ता है, उसी वही होता है। यदि कोई बिहार का आदमी यहां से बाहर चला गया, मुंबई में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, यदि आप यहां से यहां का मशरूम, यहां का परवल आप लेके दे जाए, क्या आपको नो आपके मिट्टी की वो फसल खाएंगे, बल्कि जो बिहार का परवल है, बिहार का मशरूम है, वो खोजते फिरते मिलता नहीं है। दिल्ली एक बहुत बड़ा हमारा बिहार का एक मार्केट है, बहुत बड़ा एक क्लाइंटेल है वहां पर। तो हम वैसे फसलों के ऊपर हम केंद्रित करें जिसको हम यहां पर, हमारा उस पर एक बहुत बड़ा मजबूत आधार है, बेस है, प्रोडक्शन है।
हम उसको इम्प्रूव करके, उसको प्रोसेस करके हम कम से कम समय में कैसे दिल्ली पहुंचाते। तो डेली ट्रेन जाती है। आज की स्थिति में किसी बाजार में परवल पहुंचने में खेत से हमको लगता है कि 24 घंटे लग ही जाते हैं एनलेस की, और 24 घंटे में यदि आप चाहें तो दिल्ली भी पहुंचा सकते हैं। 12 घंटे में तो राजधानी पहुंच जाती है, 14 घंटे में तो कोई भी नॉर्मल ट्रेन पहुंच जाती है। यदि आप एक सब्जी यहां से पैक करके उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करके ग्रेडिंग करके आप भेजें यहां से, और वहां बेचने वाला भी बिहार का ही बंदा होता है। सारे स्ट्रीट वेंडर आपको दिल्ली में जो मिलेंगे वो बिहार के ही मिलेंगे, बहुत सारे। अब वो एक चेन है आपका, आप इस चेन को ले जाएं तो रिलायंस के जो हमारे आउटलेट्स हैं दिल्ली में, जो पेट्रोल पंप वहां पर वेजिटेबल्स के जो आउटलेट हैं, वहां पर हम ऐसे प्रोड्यूस जो कि वैल्यू एडेड है, जिसका हमको मूल्य अधिक मिलता है, उसको हम कैसे बढ़ावा देके उस चेन को हम कैसे, जो वेजिटेबल चेन है उसको हम कैसे ठीक करें, इस पर हमको एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कि हम फोकस कर सकते हैं। जो चौथी जो बात मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा वो कि आज जो अर्बन हमारा क्लास है, अर्बन जो हमारी लिविंग चीजें हैं, हर कोई अपार्टमेंट में रहता है, छोटा जगह है। हम क्या करते हैं, आज जो कचरा, आप चले जाइए किसी मोहल्ले में, कचरा जो निकलता है, ट्रैक्टर पे जरा से गौर रखिएगा, उस कचरे का 60% क्या होता है, सब्जी का, जो आप खाते नहीं। हम क्यों फार्म से उसको ढोकर, धोने का मूल्य, स्पेस का कॉस्ट की जहां हम रखते हैं, फिर उसको पैक करते हैं, उसको ले जाते हैं घर पे और किचन में उसको अलग करते हैं। हम क्यों नहीं ये प्रोसेस करें हम किसानों की। यदि हमारा एक क्लाइंटेल है जो कि गोभी के साथ उसका जो 3-4 लेयर का पत्ता है वो भी खाता है, गांव में देहातों में खाते हैं लोग, अच्छे से खाते हैं, साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस क्लाइंटेल के लिए हमें एक अलग प्रोडक्ट बनाए। लेकिन यह प्रोडक्ट बनाने जो अर्बन एरिया में हमारा जाता है, वहां पत्ते खाते हैं। हम क्यों नहीं आजकल, अब तो देखिए 33% आरक्षण हो गया है, सारे कम समय है, आप उनको क्यों नहीं हम करें कि हम पूरी उसकी चॉपिंग करके एक पैकेट में बना के दें कि कुछ नहीं, वो आए स्कूल से, अपने ड्यूटी से आए, अपने गैस ऑन करें या हीटर ऑन करें, डाल के 5 मिनट में। खाना बनाने में जितना समय लगता है कुक में, उससे अधिक समय खाना की तैयारी करने में लगती है। तो ये हम क्यों नहीं वैल्यू एडिशन हम फार्म लेवल पे करें, जहां पर हम निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग है पोस्ट हार्वेस्ट की, ग्रेडिंग है, क्योंकि आपकी मूल्य जो है वो ग्रेडिंग के हिसाब से, आपकी क्लाइंटेल अलग अलग है, जो अच्छे, जो जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, वो हमेशा अपेक्षा करेंगे अच्छे ग्रेड का उत्पाद मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, उसकी प्रोटीन। अब हर चीजें आप देखेंगे एफएसएसआई है कि उसमें कितना % प्रोटीन है, कितना % कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी ग्रेडिंग होती है। तो हम उस ओर हमें आने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम जो नेचुरल फार्मिंग है, जो नेचुरल फार्मिंग के अलावा जो हमारा जलवायु से रिलेटेड हमारा है, सीआरए के तहत जो हम लोग खेती करते हैं, वो एक अलग भाग है। जो 5वीं सबसे बड़ी कड़ी है इस पूरे वेजिटेबल चेन की, वो है विपणन। हम कैसे, आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत पहले कभी याद होगा एक ट्रेन चलना शुरू हुआ था, यहां से वेजिटेबल दिल्ली ले जाएंगे, नहीं चल पाए हम लोग। नहीं, क्यों नहीं चला पाए? कि वहां जाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए, वो उसका जो चेन है, हो रही है, सब्जियां हो रही है, लेकिन ट्रेन के जो मालगाड़ी का डब्बा है उसमें भरने के लिए जो हमको चेन बनाना था, जहां प्रोडक्शन होना था, वो चेन हम नहीं बना पाए। यदि वो चेन हम बना दें तो जो वेजिटेबल्स है उसका मूल्य जो है किसानों को लाभकारी मिलेगा और वो प्रॉफिटेबल होगा, और तभी किसानों की आय बढ़ेगी। और इसलिए हम लगते हैं कि सरकार ने एक सरकारी प्रयास हो, और एक जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट नए लड़के आए हैं, मैंने इसीलिए इसको विशेष रूप से बुलाया है कि आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। सब्सिडी बांटने का और सब्सिडी के थ्रू
परचेज करके जो हम थोपेंगे वही बेचा, वो जमाना चला गया। नोबडी विल बाय बार्गेन यू। आपके बीज यदि आप उच्च गुणवत्ता के नहीं देंगे, ले लेंगे, गांव में जाएंगे, फिर लगेगा कि नहीं फालतू है, वो अपना उसको बेच करके किसी को दूसरा कहीं बीज लगा लेगा, आपका बीज नहीं लगाएगा। अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपको पूरे वैश्विक मंच पर देश के विभिन्न संस्थानों में जो चीजें हो रही है, उसको आप जितना अधिक जल्दी अडॉप्ट करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और इसी को लेकर के जो हमारे वेजफेट है उसने एक अच्छा प्रयास किया, क्योंकि एक ये भी हमारी एक जो हमारी भारतीय अर्थतंत्र है उसमें एक यह भी है कि भाई कोई चीज जब पहली बार करते हो तो थोड़ा सरकार की तरफ से हैंड होल्डिंग चाहिए, उसको थोड़ा सब्सिडी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट इतना है कि वो बाजार में एडेप्टेबल नहीं है। हम कैसे उसको एडेप्टेबल बना दें? तो क्या करते हैं कि हम उसको कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट देकर उसमें सब्सिडी देते हैं ताकि उसका लागत मूल्य कम हो जाए, तो किसान एडेप्ट करेगा। धीरे धीरे जब मार्केट अपना पकड़ लेता है तो वो अपने मोमेंटम पे चलता है। तो वेजफेड एक ऐसा सरकारी इंटरवेंशन है कि जिसके माध्यम से हम ये जो विपणन व्यवस्था है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। और ये चूंकि एमडी है, यहाँ पर हमारी एक विस्तृत इसके ऊपर चर्चाएं हुई हैं, कहां पर कोलैबोरेट करेंगे। क्योंकि हमारा क्लाइंटेल फार्मर्स है, उनका क्लाइंटेल जो है उसके उस प्रोड्यूस को बाहर ले जाना है, दोनों उनके साथ उसके बीच में है, कंज्यूमर और फार्मर्स के बीच में है। तो हमारे यहाँ पर सक्सेस स्टोरी है अमूल, पूरी कोऑपरेटिव्स है, सुधा आपका जो ब्रांड है, पूरी कॉम्फेड। जिस समय लोग कहते थे बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, उस समय कोई एक चीज जो हुआ बिहार में वो मिल्क रिवोल्यूशन हुआ। एक चीज हुआ, आज भी मतलब मैं हर कोई इस चीज को मानता है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद जो दूध प्रोडक्शन है और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अपने आप, चूंकि वो मूवमेंट था, किसानों का मूवमेंट था, उसके प्रोड्यूसर उसमें लग गए और उन्हें उसको एक उस मजबूत स्तंभ के साथ आज हम समझते हैं कि पूरे राज्य में सुधा हर जगह अपना नेटवर्क, प्रोडक्ट के मामले में, प्रोड्यूस के मामले में आज एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास। धान आदि प्राप्ति छोड़िए कोई दूसरी बात, धान आदि प्राप्ति 5 लाख मीट्रिक टन करने वालों का पसीना छूट जाएगा। बहुत उसमें शिकायतें हैं, ये बात मैं मानने को तैयार हूं, शिकायतें उसमें हैं, लेकिन आज हम 45 लाख मीट्रिक टन धान प्रोक्योर करते हैं गवर्नमेंट में एमएसपी पे। वो किसका करते हैं? बिहार के किसानों का करते हैं। ऐसा थोड़ी कि बंगाल का किसान लाके देता है। होगा 1-2% जो एब्रेशंस हैं, रिसाइकलिंग वगैरह जो बात होती है, वो एक उसका जो हिस्सा है बहुत छोटा है। एक बहुत बड़ा हमने एक जो मार्केटिंग का चेन है उसको हम लोगों ने स्टेब्लिश किया। तो हमारे लिए वेजफेड को बुलाने का, उसके साथ कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम यहाँ के प्रोड्यूस को, क्यों नहीं हम कलकत्ता टारगेट करें, एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है कलकत्ता, हम यहाँ से सब्जी को टारगेट करके किसी एक पॉकेट में बनावे, वहां की जो डिमांड है यहाँ से उसकी पैकिंग करके, ग्रेडिंग करके हम वहां भेज दें। क्यों नहीं यहाँ का मशरूम हम ले जाके मुंबई में दें? क्यों नहीं यहाँ से जो प्रोड्यूसर दिल्ली के उस इलाके में जाए? तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण भले ही है, लेकिन ऐसा नहीं ये नहीं हो सकता है, ये डुएबल है, कर सकते हैं और इसको स्केल अप करने की जरूरत है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे युवाओं को रोजगार, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, उसको हम नहीं दे पाए। उनको न केवल सब्जी उत्पादन बल्कि सब्जी के प्रसंस्करण, उसकी वैल्यू एडिशन में भी करने पड़ेगी। और छठा जो सबसे बड़ा जो हमारे इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, कि कैसे हम जो सरप्लस सीजन है, उसका एक बहुत बड़ा तरीका है कि सरप्लस सीजन में हम उस प्रोड्यूस को एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दें जो कि दूसरे प्रोडक्ट के रूप में हम सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक अचार होता है, हम लोग आम का अचार लगाते हैं, सब्जियों के भी उस तरह के प्रोड्यूस बना सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं सब्जियों का हम ड्राई करके कोई फॉर्म बना लें? पहले भी होता था एकदम, आज गाँव में ये ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें बहुत, पहले भी बहुत सारे लोग गाँव में क्या होता था कि आलू जब अधिक हो गया, सड़ने लग गया, तो उसका चीज बना के सुखा के रखते थे, फिर बाद में खाते थे ड्राई फॉर्म में। तो क्यों नहीं हम आज आधुनिक तकनीकी के माध्यम से हम उसका प्रसंस्करण करें? जो सरप्लस है, जब एक्सीड बहुत हो जाता है, तो हम उस पीरियड में यदि हम उसको प्रसंस्करण करें
उसकी पैकिंग करें और फिर उसको लॉन्ग टर्म उसकी मार्केटिंग करें, तब हम लगता है कि जो सब्जी है, जो किसानों की आय है, छोटे किसानों की आय है, उसको नहीं बढ़ा पाए। जिसके पास अब लैंड होल्डिंग का जो क्षेत्र है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी के पास हो सकता है कि 25 एकड़ जमीन होगा, 20 एकड़ वाले जमीन वाले होंगे, 1 एकड़ वाले जमीन होंगे। आज हमारे जनरेशन में या हमारे बाद वाले जो नए जनरेशन हैं, उनको किसी होल्डिंग में हमको लगता नहीं है किसी को 1 एकड़ जमीन वाले कुछ लोग होंगे, 10 एकड़ वाले तो गिनते उंगली पे गिनने लायक होंगे क्षेत्र। तो उसमें जब छोटे होल्डिंग हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं कि छोटा होल्डिंग है इसलिए लाभकारी खेती नहीं हो सकती है, बशर्ते इस होल्डिंग में आप प्रॉपर फसल लगाएं, और वह है हमारा वेजिटेबल। और सोसाइटी की, ह्यूमन बीइंग की जो सबसे अधिक जो पोषक तत्व हमको मिलता है, दैट कम्स फ्रॉम दी साइट्रस है, सब कुछ है उसमें, कार्बोहाइड्रेट है, साइट्रिक एसिड है, क्या क्या है वो तो एग्रोनॉमी वाले बताएंगे, हॉर्टिकल्चर के लोग। तो हमारा ये स्ट्रेंथ है। मैं पुनः आज की इस कार्यशाला का जो महत्व है उस पर हमने बताया, जो बचे हुए आपने चर्चाएं की होंगी, जो बचा हुआ समय इस पर आप चर्चा करें, और एक हमको एक जो फीडबैक है, एक रोड मैप है, वो बना के आज के वर्कशॉप से आए। तो मैं इतना जरूर आश्वस्त करूंगा, माननीय मंत्री जी भी हैं, उनकी भी अपेक्षा है कि हम इसको प्रमोट करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आपसे एक कदम आगे ही ये कर चलेंगे। और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं सब विशेष रूप से आप आए, आपको बदलने की जरूरत है। आप उस सब्सिडी रिजीम में पुराने चीजों को लेकर ढोएंगे तो आपको नई तकनीकी जो उत्पाद है, हमारे यहाँ पर लगता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी होंगे, साइंटिस्ट भी आए होंगे, आज आपको भी नई वेराइटी को कैसे हम पंपिंग करें, ले जाएं बाजार में, कैसे किसानों के बीच में ले जाएं, इसको और मजबूत करने की जरूरत है, उसको फास्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आज जो बाजार भाग जो हमारे यहाँ पर है, यदि कोई चीज में आप 1 साल पिछड़ गए तो बहुत पीछे छूट गए। क्योंकि जब तक आप उस चीज को, नई वैरायटी को ले जाने में 2 साल विलंब करते हैं, तो पता चला कि तब तक, जैसे मोबाइल जैसे नहीं होता, मोबाइल जैसे एक वर्जन बिकता है, नहीं है वो, जैसे ही होता तब तक नया दूसरा कंपनी नया वर्जन ले आता है, वो फिर वो ऑब्सोलेट हो जाता है। तो आपकी जो सीड है और जो वेराइटीज है उसमें भी आज वही स्थिति है। तो आपको फास्ट करना होगा कि कोई वेराइटी यदि आज डिमांड है दिल्ली में, मुंबई में, एक्सटर्नल मार्केट में, तो हम कैसे उसको त्वरित गति से ला के हम उसको यहाँ की इकोनॉमी में सीड करें। यह यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हम जो एग्रीकल्चर की जो मेन उद्देश्य है उसको हम नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे एक महत्वपूर्ण कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, किसान बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, और आप देखेंगे किसान, आप ये पर किसान को मत सोचिए, ही नोज एवरीथिंग। भले उनकी एक्सेस थोड़ी सी है कि जो बाजार में उन्हें उपलब्ध है, लैंड टू लैब जो मिलता है उसी पे वो अपना प्रयास करते हैं। तो उनके बीच में जाइए, उनकी पूछ मत। किसान को पता चला कि पाला मार दिया, अब हर पाला मारने का समाधान क्या कहेगा, भाई अब सीट लगा दो, या कोई मल्चिंग खेती बोलते हैं कि भाई अब मल्चिंग इज कॉस्टली, हर किसान को अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम सिर्फ उतने कॉस्टली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सिर्फ जो अच्छी वैरायटी के, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सुगंधित और एक्सोटिक वैरायटीज जो वेजिटेबल्स है, उसी को कर सकते हैं। उसकी एक अलग मार्केट है, उसकी एक अलग क्लाइंटेल है। लेकिन रूटीन आपको ये पूरी गोभी के लिए हम मल्चिंग का उपयोग करेंगे, पूरी गोभी हम जो है वो जो हमारा बनता है नेट सेड और वो सब में करेंगे, ये संभव नहीं। लेकिन हाँ, यदि हम हाईटेक एग्रीकल्चर में गोभी के साथ हम गोभी के बदले में यदि हम ब्रोकली करना चाहते हैं, उसको यदि हम बढ़ावा देंगे तो न केवल हमारी जो बैलेंस ऑफ दी प्रोडक्टिविटी, यदि हमारी गोभी बहुत हो रही है, डिमांड कम है, तो क्यों नहीं हम उसके स्थान पर ब्रोकली लगाएं, और ब्रोकली को जो एक अर्बन इलीट क्लास है वहां पर फूड चेन में हम लोग
उसको डाल दें, वहां तक ले जाएं। और जो लोकल है वहां पर जो अच्छे हैं वो तो कहीं भी मिलेगा, वो तो बाजार में तो लेंगे। वहां पर जो हमको बल्क और स्टेपल के रूप में यदि हम वेजिटेबल्स है तो उसको हम लोग उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। यह करने की साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको सारे जो हमारे नए रिक्रूट हैं, नए लोग हो, आपको करने की जरूरत है। और ये जब तक इकोनॉमिक साइकिल नहीं बढ़ेगा ना, तब तक जो साइकिल इकोनॉमी बढ़ेगा तभी कुछ ग्रोथ होगा। आप यदि यहाँ के प्रोड्यूस यहां से ले जाओ बाहर, और वो जो इकोनॉमी में पैसा आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो फार्मर्स के बीच में आएगा, तो वो जो इकोनॉमी में, बिहार की इकोनॉमी में पैसा आएगा, वो फिर रिसाइकिल करेगा, बढ़ेगा। और उसमें न केवल प्रोडक्शन है, बल्कि प्रोडक्शन के साथ साथ उसके प्रसंस्करण में भी गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। जो चेन है, फूड चेन है, उस पे लोग लगेंगे। आपको रेफ्रिजरेटेड फैन में जैसे अभी सामान्य रूप से क्या करते हैं कि सब्जी का ठेला पे हम लोग बेचते हैं, क्यों नहीं हम रेफ्रिजरेटेड वैन दें, प्रोटेक्टेड वैन दें। आजकल हाइजीन बहुत बड़ा चीज है। आज अधिकांश क्या होता है कि खुले में सब्जियां बिकती है, पता चला कि जहां खुदे बिकती है वहां सबसे ज्यादा गंदगी है। तो हम कैसे उसको इंप्रूव करें, उसमें जो हमारे रोजगार उत्पन्न होंगे उसको हमको एसोसिएट करने की जरूरत है। कि कोई चीज सिर्फ एक लोगों से नहीं होता है। यदि आप महल बनाते हो तो उसके पिछवाड़े को साफ करने के लिए आपको एक गरीब को रखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी से करो तो थोड़ा सब भी होगा, लेकिन हमेशा समाज के हर वर्ग के लोगों को आपको साथ लेंगे। जब आप उसका भागीदारी सुनिश्चित होगी, तब जो वो ग्रो करेगा, तब जो वो विकसित होगा, तब वही सफल होगा। कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये इस मंच पर और इस सभागार में कृषि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण हितधारक एक साथ उपस्थित हैं। आज हमारे साथ मौजूद है देश की प्रमुख बीज कंपनियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, किसान समूह, कृषि संग्रहण एवं कोल्ड चेन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ। इसके साथ ही सहकारिता विभाग, इंडिया पोस्ट, नाबार्ड, वैज्ञानिक एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी इस विमर्श में सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी अधिक प्रभावी बनाती है। धन्यवाद। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आज उपस्थित माननीय अतिथियों के समक्ष आप खुलकर संवाद करें, विचार विमर्श करें और अपने अनुभव, सुझाव एवं अपेक्षाएं साझा करें। वक्त का ध्यान रखें और शुरू करें कार्यक्रम। आज सभी लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जैसा मैंने पहले कहा था, कि सभी समूह से एक दो प्रतिनिधि जो हैं, जैसे किसान समूह है, कंपनी है, बीज की कंपनी है, उनके समूह से कोल्ड स्टोरेज के समूह है, तो आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और जो कंसर्न है और जो सरकार से आप आशा करते हैं कि हम लोग इस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड करें, तो आप लोग संक्षिप्त में अपनी बातें रखने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू करूंगा सर किसानों से। सर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो किसान हैं, जो सब्जी की खेती करते हैं, उनसे हम शुरू करते हैं। हाँ, वो जो इंडिविजुअल माइक है वो लेके उनको दीजिए, आवाज आ पाए। कृपया अपना हाथ उठाएं ताकि वो माइक लेकर आपके पास जाएंगे। हाँ, उनके पास जाइए। सर, मेरा नाम सुनील कुमार सर, दरभंगा से हूँ सर। मैं परवल का खेती कर रहा हूँ सर। मेरे यहाँ एक वैरायटी है दुनिया परवल, उसमें सीड सब थोड़ा लेट से होता है सर। हम लोग आवरण बना के थोड़ा क्लस्टर करना चाहते हैं सर, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं सर, और इसका हम बीज खुद उत्तर करते हैं सर, और पूसा से हम लोग बीज का गुणवत्ता प्राप्त किए हैं सर। इसको सर पूरा क्लस्टर में थोड़ा अपने गाँव में करवाना चाहते हैं सर। आया है क्लस्टर में सर करना चाहता हूँ सर। क्लस्टर में समस्या क्या आ रही है? वो समस्या यह है सर, थोड़ा आवरण बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है।